आज हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ यूजीसी के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसका शासन आदेश के बारे में, और आज हम यूजीसी अधिनियम 1956 के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 3 मार्च 1956, आज 3 मार्च है और मैंने जानबूझ के ये वीडियो आज ही बनाई है 2 वजह की वजह से, क्योंकि यार 3 मार्च 1956 में ये एक्ट पास हुआ था, और दूसरा इसलिए कि आज लास्ट डेट है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो आप ही अपना फॉर्म भर लें। तो इस एक्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कमीशन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 4 में, फर्म की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 16 में, यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन भी दे रखी है। यूनिवर्सिटी मीन्स अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेट बाय अंडर अ सेंट्रल एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट एंड इंक्लूड्स इन सच इंस्टीट्यूशन एज मे in consultation with the university concerned be recognized by the commission in accordance with the regulation made in this behalf under this act। तो यूनिवर्सिटी का कोई भी इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है यूं ही, ठीक है, बिना यूजीसी के कंसर्न के, ठीक है। ऐसे ही यूजीसी ही केवल इसका यूनिवर्सिटी का यूज़ कर सकता है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे दे गई है। अच्छा, चैप्टर 2 जो है उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन है, कमीशन कैसे बना है उसकी बात है। कंपोजिशन ऑफ कमीशन, कमीशन में एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और 10 अदर मेंबर्स हैं। मैंने इस एक्ट में से सब चीज़ें नहीं डाली हैं, ये बहुत सारे पेजेस हैं इसमें और बहुत सारी बातें हैं। मैंने केवल एक्ट में से वही चीज़ें डाली हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी जो भी हैं ये कौन अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। द चेयरमैन शेल बी चूजन फ्रॉम अमंग पर्सन हु आर नॉट ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। चेयरमैन किसी भी का भी अधिकारी नहीं होना चाहिए, ना केंद्र का ना राज्य सरकार का, ठीक है। दूसरा है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर। चैप्टर 1 में दूसरा जो है टर्म्स एंड कंडीशन है मेंबर्स की सर्विसेज का। तो द पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अदर मेंबर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स ए कमीशन। अमेंडमेंट हुआ था इसमें 1985 में, 20 नवंबर 1985 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वही अभी तक का आखिरी अमेंडमेंट है। उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि ये सब लोग तब तक अपॉइंटेड रहेंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या जो अदर 10 मेंबर्स हैं, जब तक कि वो डिसक्वालीफाइड घोषित नहीं हो जाते, कि अगर कोई उनके बिहेवियर या किसी भी वजह से वो डिसक्वालीफाइड नहीं हो जाते तब तक कि वो इस पोस्ट में रहेंगे। किसके अनुसार? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम संशोधन 1985। फिर इनके पोस्ट का बता रखा है कब तक इनका टर्म रहेगा। चेयरमैन का रहेगा टर्म 5 ईयर्स तक का, या फिर जब तक वो 65 ईयर्स का ना हो जाए। वाइस चेयरमैन का 3 ईयर्स का, या जब तक कि वो 65 का ना हो जाए। और अदर मेंबर टर्म रहेगा 3 ईयर्स तक। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर। जो भी चेयरमैन के लिए या वाइस चेयरमैन के लिए अपॉइंट हुए हैं वो बाद में भी चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन या अदर मेंबर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, वो ये बन सकते हैं। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज एनी अदर मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अदर मेंबर। और जो बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो भी कभी भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या अदर मेंबर बन सकते हैं। सॉरी, चैप्टर थर्ड में पावर फंक्शंस की बात हुई है। यूजीसी के पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या है। देखिए, उसका फंक्शन है इंक्वायर इनटू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूछताछ करना कि उसको कौन कौन सी फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस हिसाब से यूजीसी उन्हें ग्रांट देगा। दूसरा, विश्वविद्यालय के रखरखाव और विकास के लिए या किसी अन्य सामान्य या निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आयोग के फंड में से आवंटित किया जाता है, या एक केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित या शामिल किया जाता है। उसको अगर ज़रूरत है तो आयोग के फंड में से उसको ग्रांट दे दी जाती है रख रखाव के लिए या यूनिवर्सिटी के विकास के लिए। फिर दूसरा है आयोग के कोष का आवंटन संवितरण करना। केंद्र सरकार द्वारा धारा 3 के तहत की गई घोषणा के अनुसरण में संस्थान के रूप में समझे जाने वाली संस्थानों को यह अनुदान एक या एक से अधिक के लिए आवश्यक हो सकता है। देखिए, इन चीज़ों के लिए अगर उनको ग्रांट चाहिए तो धारा 3 के अंतर्गत इन चीज़ों के लिए उनको अनुदान मिल जाएगा। विशेष मामलों में रख रखाव,
विकास के लिए या किसी अन्य सामान्य निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए। अगर यूनिवर्सिटी को मेंटेनेंस के लिए या डेवलपमेंट के लिए या किसी भी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए चाहिए तो वो अपना आवंटन डाल सकता है और धारा 3 के अंतर्गत उसे मिल जाएगा। विश्वविद्यालय रिकमेंड भी कर सकता है। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना और इस तरह की सिफारिश के लागू करने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्रवाई पर विश्वविद्यालय सलाह देना। वो विश्वविद्यालय को सलाह दे सकता है और सिफारिश दे सकता है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेशन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो एडवाइस कर सकता है। ठीक है, अगर ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को तो वो ये रिकमेंड कर सकता है, सिफारिशें भी दे सकता है और एडवाइस भी कर सकता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकता है किसी भी सामान्य निजी उद्देश्य के लिए, जैसे मामलों के लिए भारत के संकेती कोष या राज्य के संकेती कोष में से विश्वविद्यालय को किसी भी अनुदान का आवंटन। अगर कोई आवंटन करना है अनुदान के लिए, ठीक है, विश्वविद्यालय को, तो वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट चाहिए यूनिवर्सिटी को तो वो कंसोलिडेटेड फंड में से दी जा सकती है सेंट्रल के या स्टेट के, और इसके लिए यूजीसी केंद्र को या स्टेट को सलाह दे सकती है, एडवाइस कर सकती है यूजीसी यूनिवर्सिटी को। अगर यूनिवर्सिटी को यदि सलाह दे सकती है किसी एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए या विश्वविद्यालय की गतिविधियों के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर भी सलाह दे सकती है। किसको? यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को वो सलाह दे सकती है। एडवाइजर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी, वो सलाह दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, यूनिवर्सिटी को। किस क्वेश्चन पे वो दे सकती है सलाह कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को संबोधित किया जा सकता है ऐसे मामलों में। जैसे कि वो सलाह दे सकती है अगर केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को सलाह दे जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को संबोधित किया जाए। अगर कोई भी बात सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी से संबंधित है या ऐसी कोई बात है जो विश्वविद्यालय से संबंधित है तो यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी को सलाह दे सकती है। यहाँ पे भी बताया था वो वहाँ यूनिवर्सिटी के प्राधिकारी को भी सलाह दे सकती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेशन के लिए कि आवंटित करना है पैसा, इसके लिए भी सलाह दे सकती है। और वो यूनिवर्सिटी के लिए अगर कुछ काम है या कमीशन से रिलेटेड को काम है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बात है तो उसके लिए भी सलाह दे सकती है। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है कहीं से भी विश्वविद्यालय संबंधी ऐसे सभी मामलों के बारे में जानकारी एकत्र करता है जो कि वो उचित समझता है कि किसी विश्वविद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है विश्वविद्यालयों को, ये मान लीजिए कि विश्व में भारत में या किसी अन्य देश में वो ये समझती है यूजीसी कि वो चीज़ें हमारे भारत के विश्वविद्यालयों में भी होनी चाहिए। तो यूजीसी वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यूनिवर्सिटीज़ को दे सकती है। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी को दे सकती है और सलाह दे सकती है कि आप इसे अपने विश्वविद्यालय में अपनाएं। वो भारत के विश्वविद्यालयों से भी कलेक्ट कर सकती है और बाहर के विश्वविद्यालयों से भी कलेक्ट कर सकती है। ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एफिलिएशन ऑफ एनी कॉलेज अंडर सबसेक्शन 5 the commission shall take all such steps as it may consider appropriate for safeguarding the interests of the students concerned। वो टर्मिनेट कर सकती है एफिलिएशन, किसी भी कॉलेज का जो एफिलिएशन होता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज को कि ये कॉलेज एफिलिएटेड है यूजीसी से, तो वो सेक्शन 5 के अंतर्गत उसको, सब सेक्शन 5 के अंतर्गत उसको टर्मिनेट भी कर सकती है अगर वो छात्रों के हितों की या सुरक्षा रक्षा के उपयुक्त नहीं होगा। तो वो उसे क्या करेगी, उसे हटा देगी। संबंधित छात्रों के हितों की सुरक्षा रक्षा के लिए उपयुक्त हो सकता है, इसीलिए वो उसे समाप्त कर देगी अगर वो इन छात्रों के हितों के या सुरक्षा रक्षा के में उसके अंतर्गत नहीं होगा तो वो उसे टर्मिनेट कर देगी उसकी एफिलिएशन को। फिर नो ग्रांट शैल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द कमीशन, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। नो ग्रांट शैल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट the commission or any organization receiving any funds from the central government to university which is established after the commencement of the University Grant Commission 1972 unless the commission has after satisfying itself as to such matter as may be prescribed declare such university to be fit receiving such grant। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संशोधन
लास्ट संशोधन हुआ 1985 में, पर जो उससे पहले जो संशोधन हुआ था 1972 के पर उसके बाद जितने भी जो भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, केंद्र सरकार, आयोग या किसी अन्य संस्थान द्वारा कोई धनराशि अनुदान नहीं दिया जाएगा जब तक आयोग इस तरह के मामलों को निर्धारित करने के बाद खुद को संतुष्ट नहीं कर सके। जब तक कि वो ये ना मान ले कि उस विश्वविद्यालय को अनुदान की ज़रूरत है, उस विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं दिया जाएगा जो 1972 के प्रारंभ होने के बाद स्थापित हुए। 1972 के बाद जो स्थापित हुए, 1972 में संशोधन के बाद जो स्थापित हुए विश्वविद्यालय को, उनको अनुदान तब तक नहीं देगी जब तक कि केंद्र सरकार या आयोग सब मामलों को देखने के बाद जब तक कि संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक उनको अनुदान नहीं देगी। फिर थर्ड चैप्टर में पावर्स फंक्शन ऑफ द कमीशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंस्पेक्शन। किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकता या शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को पता लगाने के उद्देश्य से आयोग विश्वविद्यालय के परामर्श के बाद किसी भी विभाग या विभागों के निरीक्षण इस प्रकार कर सकता है जैसे कि यह अप्रत्यक्ष हो सकता है। देखिए, यूजीसी को इंस्पेक्शन का भी अधिकार है। वो किसी भी उसकी फाइनेंशियल नीड्स के लिए इंस्पेक्शन कर सकता है। वो देख सकता है कि टीचिंग या एग्जामिनेशन या रिसर्च के स्टैंडर्ड सही है कि नहीं, इसका भी इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उसको इंस्पेक्शन का अधिकार है। ठीक है, और वो इंस्पेक्शन ऐसे ही होगा जैसे कि प्रत्यक्ष हो सकता है, जैसा होना चाहिए वैसा ही वो इंस्पेक्शन करेगा, पर वो इंस्पेक्शन विश्वविद्यालय के परामर्श के बाद ही करेगा। आयोग विश्वविद्यालय के परामर्श, उससे बातचीत करने के बाद ही इंस्पेक्शन करेगा, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटी। ठीक है, कॉज एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी, किसी भी डिपार्टमेंट का वो इंस्पेक्शन कर सकता है, पर यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत करने के बाद। फिर ये भी उसी पार्ट थर्ड का ही है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ यूनिवर्सिटीज टू कंप्लाई विद रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन। इफ एनी यूनिवर्सिटी, अगर ये थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इफ एनी यूनिवर्सिटी वन grants affiliation in respect of any course of study to any college referred to in section 5 of section 12A in the contravention of the provision of that subsection fails within a reasonable। इसमें खाली ये सारे सेक्शन लिखे हैं कि अगर इन सेक्शनों में से किसी भी सेक्शन का कॉलेज सही से पालन नहीं करेगा तो उसका टर्मिनेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा या उसको ग्रांट नहीं दी जाएगी। इसी के बारे में ये सारे सेक्शन बोले गए हैं। ये भी सेक्शन 25 और यानी यही धारा 25 या खंड या के तहत किसी भी विनिमय की आयोग के कारण को ध्यान रखने के बाद यदि कोई विश्वविद्यालय 3 इनका पालन नहीं करे तो आयोग के फंड से बाहर किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदान का विश्वविद्यालय से रोक सकता है, वो उसका अनुदान रोक देगा। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा इसके एक्ट के बारे में जानना है तो आप यूजीसी की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे हिंदी में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है और खाली इंग्लिश में भी पीडीएफ है, और वहाँ से आप और सारा पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट के अधिनियम के बारे में। अभी मैंने जो समझा कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो समझा सही होना चाहिए वो मैंने इसमें डाला। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा छोटा सा और बताती हूँ लोगों के बारे में, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो आप लोगो देख रहे हैं इसकी भी एक कहानी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गोल्डन जुबली ईयर 28 दिसंबर 2002। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गोल्डन जुबली थी 28 दिसंबर 2002, ये भी याद रख लेने वाली बात है, तो प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सजेस्ट किया कि कमीशन को एक नाम मिलना चाहिए दूसरा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंट कमीशन हो जाना चाहिए इसका नाम। ठीक है, तो उन्होंने ये एक सजेशन दिया था, यह नाम हाल के वर्षों में यूजीसी की बदली हुई भूमिका को दर्शाता है कि अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंट कमीशन है, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि इसका नाम हो जाना चाहिए। फिर इसका जो लोगो और मोटो है उसके बारे में भी है कि जो उसका मोटो और लोगो है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, नॉलेज लिबरेट्स, कन्वे द यूजीसी फिलॉसफी एंड, मतलब उसमें जो उसका वो है यूजी के दर्शन को व्यक्त करता है। लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता, ये जो डिज़ाइन है ये प्रतियोगिता के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी जिसको फाइनली नवंबर 2003
नवंबर 2003 में दोनों समितियों को मिले सुझावों और राय के प्रकाश में डिज़ाइन पर विचार करने के लिए फिर मुलाकात हुई। तो एक कमेटी बनाई थी, 2 बार कमेटी बनी और फाइनली 2003 में जो कमेटी बनी उसने डिज़ाइन पर बनाया। और ये डिज़ाइन एक प्रतियोगिता हुई जिसमें बहुत सारे भाग लिया डिज़ाइनर्स ने, स्टूडेंट्स ने फाइन आर्ट्स के, और उसमें से एक डिज़ाइन को चुना गया, जिस डिज़ाइन को आप अभी देखते हैं। ये वाला डिज़ाइन जो है ये चुना गया और उसके जो विजेता थे वो थी मिस प्रिया जयानंद, जो फाइनल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स थी तिरुवनंतपुरम की। ठीक है, उनका लोगो सेलेक्ट किया गया। मोटो लाइन ज्ञान विज्ञान मुक्ति ये दिया था MS अरुणा गोयल ने, इसको सेलेक्ट किया गया। तो जो मोटो और जो लोगो है वो प्रतियोगिता के द्वारा सेलेक्ट किया गया। जो लोगो था वो प्रिया जय आनंद का था और जो मोटो था वो MS अरुणा गोयल का सेलेक्ट किया गया। ये दोनों विनर थे। थैंक यू। अब पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये देखिए ज्ञान विज्ञान विमुक्ति है, ये लोगो है जो सेलेक्ट किया गया प्रिया जयानंद का, और ये मोटो है जो सेलेक्ट किया गया अरुणा गोयल का। थैंक यू। और आप मैंने कहा और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप UGC